स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्नल एनर्जी में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ लिटरेचर हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर। स्टूडेंट, पहले तो मैं बता दे रही हूँ आपको, लिटरेचर हिंदी यानी कि साहित्यिक हिंदी जो है वो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट लिए जाते हैं उसमें आती है। और ये जो यानी कि सामान्य हिंदी की तरह ही इसका पेपर होता है, बस इसमें जो संस्कृत दिग्दर्शिका आती है वो थोड़ा अलग आती है। तो सामान्य हिंदी और लिटरेचर हिंदी यानी कि लिटरेचर हिंदी और जनरल हिंदी की जो स्टूडेंट हैं वो खंड का के जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर देखें, क्योंकि इनके सेम ही आते हैं। तो जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर मैं आपको दे रही हूँ वो रिलेटेड यानी कि दोनों से ही रिलेटेड है। तो आप सारे स्टूडेंट खंड का को ज़रूर पढ़िएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न की तरह ही आता है। इसमें भी 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है और 100 नंबर मार्क्स का जो ये क्वेश्चन पेपर होता है। तो इसका जो पैटर्न है बिल्कुल आप देख लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि ये पैटर्न बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न की तरह ही है। तो आइए पहले हम खंड का के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि 10 आते हैं उनको देख ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किस इतिहासकार ने रखा है? सो ऑप्शन आर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। सो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, खलिक बारी के रचयिता है? ऑप्शन आर अमीर खुसरो, अबुल फजल, ख्वाजा अहमद, अब्दुल रहमान। तो सही ऑप्शन है अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन व्यंग रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, हरिशंकर परसाई एंड रामचंद्र शुक्ल। स्टूडेंट, पहले मैं ये बता दे रही हूँ कि व्यंग क्या होता है। व्यंग वो होता है हंसी मजाक या ठिठोली या फिर किसी की निंदा की जाए, कमेंट किया जाए, तो ये व्यंग पर आधारित रचनाएं होती हैं। और आपको मालूम है कि व्यंग पर आधारित एक जो चैप्टर है वो हमारे गद्यांश में यानी कि गद्य गरिमा की एक लेसन में था, जो कि अब नहीं है, हरिशंकर परसाई का निंदा रस। तो ये व्यंग पर आधारित ही निंदा रस जो है व्यंग पर आधारित ही रचना थी हरिशंकर परसाई की। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हरिशंकर परसाई। रूपक रहस्य रचना है? ऑप्शन आर भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास की, वासुदेव शरण अग्रवाल की या जैनेन्द्र कुमार की। तो सही ऑप्शन है श्याम सुंदर दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख ले रहे हैं। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक की रचना की विधा है, यानी कि ये किस विधा से ली गई है? इसमें ऑप्शन है भेंट वार्ता, संस्मरण, रिपोर्टार्ज, यात्रा व्रत। तो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी, यात्रा व्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे। श्रृंगार शिरोमणि के रचनाकार हैं? ऑप्शन है जसवंत सिंह द्वितीय, द्विजदेव, ग्वाल या बेनी बंदी जन। स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ, ये इसका जो सही ऑप्शन है वो है जसवंत सिंह द्वितीय। और स्टूडेंट, इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है जसवंत को यशवंत। तो आप श्रृंगार जो शिरोमणि की रचनाकार हैं वो है जसवंत सिंह द्वितीय। फिर को देख ले रहे हैं। सोमनाथ की रचना है? ऑप्शन है अंग दर्पण, रस प्रबोध, रस पीयूष निधि या पदावली। तो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी, रस पीयूष निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हरी घास पे क्षण भर के रचयिता हैं? ऑप्शन है त्रिलोचन, अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। तो सही ऑप्शन है अज्ञे, यानी कि सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद अज्ञे जी। क्वेश्चन नंबर को देख ले रहे हैं। सही सम्मिलित कीजिए। भारत भारती महाकाव्य, प्रणभग चरित काव्य या गीतिका वीर काव्य या रश्मि रथी खंड काव्य। यानी कि जो रचनाएं हैं उनको ये कहा जाता है कि नहीं। तो हमने सत्यजीत खंड काव्य तो पढ़ा ही हुआ है, उसमें हमने एक चैप्टर और देखा होगा स्टूडेंट, रश्मि रथी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रश्मि रथी खंड काव्य से ही लिया गया है। लास्ट क्वेश्चन को और देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर डी,
डा। निम्नलिखित में से कौन पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है? तो पहले तो मैं ये बता दे रही हूँ कि सुमित्रानंदन पंत की जो ये रचनाएं हैं, ये चारों रचनाएं उन्हीं की है, पल्लव, गुंजन, युगांत और वीणा। इसमें से इन्होंने ये पूछा है कि प्रगतिवादी रचना कौन सी मानी जाती है, तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, युगांत। और स्टूडेंट, सुमित्रानंदन पंत का जो जीवन परिचय मैंने आपको करवा दिया है, तो आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहाँ से इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गद्यांश दिए गए हैं स्टूडेंट, और ये गद्यांश जो आते हैं वो 10 मार्क्स के आते हैं, यानी कि गद्यांश के जो क्वेश्चंस आते हैं वो पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और ये 10 मार्क्स का होता है। और इसमें 2 गद्यांश हमसे पूछे जाते हैं जिसमें हमें एक गद्यांश को करना होता है। तो आइए देख ले रहे हैं पहले गद्यांश को। मैं स्टूडेंट इसका भी लिंक मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप ना वहाँ से इसकी व्याख्या देख लेना, क्योंकि मैं आज सिर्फ इसके क्वेश्चंस को ही सॉल्व करवाऊँगी। और ट्रिक ये है स्टूडेंट कि पहले आप गद्यांश को ना पढ़ के आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन पढ़िए और फिर गद्यांश को पढ़ते जाइए, तो आपको हर क्वेश्चन का ईजिली आंसर मिल जाएगा। तो आइए हम भी इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं पहले कि जन का प्रवाह किस तरह का होता है। पहला क्वेश्चन है, जन का प्रवाह किस तरह का होता है। तो हम पहले गद्यांश को पढ़ ले रहे हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है, यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर ही दे रखा है, जन का प्रवाह जो होता है वो अनंत होता है। जन होते हैं लोग, यानी कि मनुष्य, और उनका प्रवाह मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आते जाते रहना, यानी कि जन का जो प्रवाह होता है वो अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट, रेखांकित अंश पूरा गद्यांश है, तो मैंने इसकी व्याख्या जो है, व्याख्या की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में देख लिया है, तो आप वहाँ से देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम इसका दूसरी लाइन पढ़ लेते हैं। सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत रस से भर देती हैं, यानी कि जो सूर्य की रश्मियाँ होती हैं, यानी कि किरणें होती हैं, जब सुबह सुबह पृथ्वी पर पड़ती हैं तो वो पृथ्वी की हर एक चीज़ को अमृत रस से भर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट गलत टाइप हुआ है, घाटों लिखा हुआ है, यहाँ पर घाट है, यानी कि घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट करना है। तो घाटों का जो निर्माण हुआ है वो ऐसा है कि मनुष्य का जो प्रवाह होता है वो जीवन जो होता है वो नदी के प्रवाह की तरह ही होता है, जिसमें कार्य और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना ही मनुष्य का कर्म होता है। तो इसका जो सबसे लास्ट वाली लाइन है ये इसका आंसर है। जन का सतत वही निर्माण नदी के प्रवाह की तरह होता है, जिसमें कार्य और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सतत वही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सतत वही का जो अर्थ होता है निरंतर प्रवाह, यानी कि हमेशा गतिशील रहना, तो इसका अर्थ ये होता है। और इसका जो अर्थ है स्पष्ट करने के लिए कि जो जन का सतत वही जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है, जिसमें कार्य और श्रम के उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करता है। और मनुष्य का जो प्रवाह होता है वो अनंत होता है, और उसने कई सालों से भूमि के साथ अपना एक अच्छा संबंध स्थापित करके रखा हुआ है। तो आइए नेक्स्ट गद्यांश को और देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट गद्यांश में पहले हम क्वेश्चंस को देख ले रहे हैं। पहले तो हम एक थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं। पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। तो पहला क्वेश्चन देख ले रहे हैं, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम स्पष्ट कीजिए। तो पहली लाइन आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा, ये जो पाठ का नाम है वो है अशोक के फूल, और गद्यांश के जो लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर नेक्स्ट है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट, इस लेसन को भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है और इसकी व्याख्या भी आपको अच्छे से समझाइए, तो आप इसका भी लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है, यानी कि इस गद्यांश को पढ़ने पर लेखक ने अपने विषय में क्या कहा है, हम इसको देख लेते हैं।
तो वो कह रहा है कि अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताकर वो उदारता और महानता का परिचय दिया है। यानी कि यहाँ पर पहली लाइन में यहाँ पर दे रखा है कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तु को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है क्योंकि वह बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो कि सामने पड़ जाए और जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का भी हिसाब लगा लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जो लेखक है वो स्वयं के विषय में ये बताना चाहता है कि वो दूसरों लोगों से कम दूरदर्शी है और वो इतना नहीं जानता है लोगों के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि पंक्ति का जो अर्थ है वो ये है कि कुछ लोग बहुत दूर तक देखने वाली गहन दृष्टि रखते हैं, यानी कि बहुत ही गहराई से देखते हैं लोगों को, और वो गहराई से देखने पर वो ऐसे देखते हैं लोगों को कि वो ऊपर से लेके नीचे तक उनकी हर एक बात को समझ लेते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया वो जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का भी हिसाब लगा लेते हैं। यानी कि उनकी दृष्टि ऐसी होती है कि वो उनके जीवन के बारे में सारे रहस्य समझ जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, हतभाग्य और दूरदर्शी शब्दों का शब्दार्थ यानी कि अर्थ लिखिए। तो हतभाग्य को कहते हैं भाग्यहीन या अभागा, और दूरदर्शी को कहते हैं भविष्य की घटनाओं को समझने वाला या बहुत दूर तक देखने वाला को कहते हैं दूरदर्शी। भविष्य को बहुत दूर तक समझने वाले को कहते हैं दूरदर्शी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं स्टूडेंट। हमने अब गद्यांश को सॉल्व कर लिया है। तो गद्यांश आते हैं जिसमें से हमें किसी एक की व्याख्या यानी कि एक के क्वेश्चन आंसर को करना होगा। आइए आगे देख ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है कि काव्यांशों को पढ़कर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये पूरा काव्यांश यानी कि कविता लिखी हुई है और इस कविता को पढ़कर आपको नीचे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि कविता को पढ़कर आप क्वेश्चंस को बिल्कुल भी हल नहीं कर पाएंगे जब तक आपको अच्छे से व्याख्या नहीं आती है। तो मैंने इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से इस चैप्टर को पढ़ लेना और मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रही हूँ। सो स्टूडेंट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पद्यांश का जो संदर्भ है वो इस प्रकार लिखेंगे स्टूडेंट कि प्रस्तुत पद्यांश जो है काव्यांजलि के लेसन यानी कि काव्यांजलि के पाठ पवन दूतिका से लिया गया है और इसके जो रचयिता है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यहाँ पर जिस अंश के नीचे लाइन खींची हुई है उसे रेखांकित अंश कहते हैं। आके आंसू यानी कि ये लिखा हुआ है, आके आंसू द्रग युगल में धरा को भिगोते। यानी कि यहाँ पर जो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रही हूँ इस लेसन का कि जो राधा होती है वो पवन को दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास भेज रही हैं और वो अपने बारे में बता रही हैं। तो जो उनकी आँखों यानी कि दोनों आँखों से जो आंसू बह रहे थे वो इस प्रकार बह रहे थे कि वो पृथ्वी को भी भिगोए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की किस स्थिति का वर्णन किया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में राधा की विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। यानी कि राधा जो है कृष्ण से बिछड़ गई हैं, तो यहाँ पर लेखक ने राधा की विरह अवस्था की स्थिति का वर्णन किया है कि वो अपने घर में अकेली बैठी हुई हैं और दोनों आँखों से आंसू बह रहे हैं और धरती को भिगोए जा रहे हैं। और इसी बीच सुंदर खुशबूदार पवन जो होती है उसके घर के अंदर आती है और जो उनका दुख होता है उस सुंदर सुखद पवन को देखकर और ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा है। तो यहाँ पर लास्ट लाइन में दे रखा है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो यहाँ पर क्रूर इसलिए कहा है क्योंकि जो मन को मोह लेने वाली एक सुंदर हवा जो है जो उसके घर में चली आई है और वो बैठी हुई थी विरह अवस्था में, तो जो सुंदर सुगंध होती है वो हमारी विरह अवस्था को कम कर देती हैं।
तो यहाँ पर नायिका जो है यानी कि राधिका जो है पवन को क्रूर कह रही हैं क्योंकि उसके दुख को उसने और अधिक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश की रस योजना पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर रस योजना जो है वो ये है कि प्रस्तुत पद्यांश में वियोग श्रृंगार का जो है रस लिया गया है और इस पद्यांश में कवि ने नायिका की विरह अवस्था का वर्णन किया है। यानी कि रस योजना ये है कि यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है और यहाँ पर कवि ने विरह अवस्था का, राधा की विरह अवस्था का वर्णन किया है। नेक्स्ट पद्यांश को और देख ले रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर भी 2 पद्यांश आते हैं और ये भी 10 मार्क्स का आता है और इसको भी इन दोनों में से हमें एक को सॉल्व करना होता है। अगर आपको जो भी बेस्ट तरीके से आता है स्टूडेंट वही आप करिएगा। तो हम पहले गद्यांश को यानी कि पद्यांश को पढ़ ले रहे हैं। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का वह पतवार, आज से ये जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वे वेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। स्टूडेंट ये जो लेसन है, ये लेसन भी मैंने आपको पढ़ा दिया है और ये जो लेसन है वो श्रद्धा मनु से लिया गया है। तो श्रद्धा मनु का जो लेसन है इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से मेरे इस पद्यांश को पढ़ सकते हैं, इसकी व्याख्या को देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसका भी पूरी व्याख्या नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस को ही सॉल्व करवा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है उसको देख ले रहे हैं हम। श्रद्धा जो है मनु को क्या संदेश देना चाहती है? पहला क्वेश्चन है, श्रद्धा जो है मनु को क्या संदेश देना चाहती है? तो वो ये कह रही हैं कि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए ताकि हम दोनों से इस विश्व की सुंदर बेल को फैलाया जा सके। और वो संदेश दे रही हैं कि विश्व को अगर सौरभ रस से भरना हो तो ये सारे जो पुराने बीते हुए दुख हैं उनको भुलाकर आपको एक नए जीवन में प्रवेश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। सृष्टि का क्रम चलाने के लिए वह क्या कहती है? तो वह कह रही है सृष्टि का क्रम चलाने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के लिए यानी कि एक दूसरे का होना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा ताकि हम सृष्टि के क्रम को अच्छी तरह से चला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन के खेलो सुंदर खेल का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका भाव जो वो है वो ये है स्टूडेंट कि सुमन के सुंदर खेलों का भाव सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने से संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित जो पुष्प है उससे खिल उठेगा और प्रकृति जो है खुश होकर झूमने लगेगी। यानी कि सुमन के सुंदर खेल यानी कि जो सृष्टि के जो सुंदर खेल है उसको खेलने से पूरी सृष्टि जो है वो खिल उठेगी और एक नया जो है अध्याय शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से प्रकृति खुश होकर झूमने लगेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जो है वो लास्ट लाइन है, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो स्टूडेंट इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उसकी व्याख्या कर लीजिएगा। और स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन को और देख ले रहे हैं, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो पाठ का जो शीर्षक है वो है श्रद्धा मनु से लिया गया है और जो कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। तो आइए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख ले रहे हैं कि अब हमसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस लेसन में। तो मॉडल टेस्ट पेपर में ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। यानी कि लेखक का आपको जीवन परिचय देना है और इसके साथ साथ उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालना है। तो जो आपको लेखक का जो जीवन परिचय दे रखा है वो 3 दे रखे हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सो स्टूडेंट मैंने प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय आपको करा दिया है, तो इसका लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको वहाँ से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर खा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। यानी कि ये पहले दे रखा था लेखक का, यानी कि गद्यांश एक आता है और फिर दूसरा आता है
पद्यांश से एक जीवन परिचय। तो पद्यांश दे रखा है महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद। सो स्टूडेंट, ये जो जीवन परिचय इनमें से आपको एक करना पड़ेगा और आपको सिर्फ इसका जीवन परिचय देना है और उसकी रचनाएं देनी हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख ले रहे हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। बहादुर और पंचलाइट कहानी का नायक का चरित्र चित्रण कीजिए और फिर उसमें अथवा करके दे रखा है कर्मनाशा की हार और पंचलाइट कहानी का कथानक या संक्षेप में लिखिए। स्टूडेंट, ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से सिर्फ ओनली आपको एक क्वेश्चन करना है। तो मैंने पंचलाइट कहानी आपको करवा दी है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित खंड काव्यों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो खंड काव्य हैं जो हमारे ज़िले में चलता है, उस खंड काव्य में से आपको, इतने सारे खंड काव्य में से जो आपने खंड काव्य पढ़ा होगा उसको आपको करना होगा। तो जो स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ाया है वो ये है क्वेश्चन नंबर डा। सत्य की जीत खंड काव्य की कथा की मुख्य घटनाओं को अपने शब्दों में लिखिए और सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो स्टूडेंट, मैंने दोनों ही क्वेश्चन आपको करवा दिए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से इसको कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो मैं ये बता दे रही हूँ कि सत्य की जीत आती है और पंचलाइट आते हैं, वो जो आते हैं 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। दोनों लेखक का जीवन परिचय जो आता है वो 5-5 मार्क्स का आता है। बहादुर जो और पंचलाइट कहानी का जो आता है वो 5 नंबर का आता है और खंड काव्य जो आता है वो 5 नंबर का आता है। सो स्टूडेंट, आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक का लिंक दे रखा है, तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेना इस मॉडल टेस्ट पेपर को। अब मैं आपको खंड खा यानी कि दूसरा, इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी, जिसको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर देकर इसका सेकंड पार्ट लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से शेयर करिए, ताकि हम और भी बेनिफिट दे सकें और भी स्टूडेंट्स को। थैंक यू।